काला चोगा ओढ़ा हुआ आदमी संतोष के मुंह पर लगातार दस्तक दे रहा था, लेकिन जब उसे अंदर से कोई जवाब ना मिला, तब उसने एक ही लात में दरवाजा तोड़ दिया। ये नजारा देखने के लिए आसपास में बहुत से लोग इकट्ठा हो गए थे। देख सब रहे थे, लेकिन कोई कुछ कहे या कर नहीं पा रहा था। वार्डन मिश्रा जी और कॉलेज के आचार्य नंदन जी भी वहां आ चुके थे। वार्डन ने प्रिंसिपल से कहा, ये काला चोगा ओढ़ा हुआ जो आदमी है कोई तांत्रिक लग रहा है मुझे। उसके गले में हड्डियों की माला है और लगातार कोई मंत्र बोल रहा है धीमी आवाज में। चिढ़ भरी आवाज में प्रिंसिपल ने वार्डन से कहा, मिश्रा जी, ये सब क्या हो रहा है हमारे कैंपस में? अब क्या कर रहे हैं? आपके रहते हुए एक लड़का पूरी हॉस्टल का माहौल खराब कर दे रहा है और फिर उसे मिलने तांत्रिक आ रहे हैं। आपको जरा सा भी अंदाजा है कि इससे हमारी रेपुटेशन पर क्या असर होगी? मीडिया वैसे भी इसी तरह के स्कैंडल की तलाश में रहती है। अगर मीडिया को पता चल गया तो समझो पूरे कैंपस को ताला लगाना पड़ जाएगा। मिश्रा जी, आपने आपका काम ढंग से नहीं किया। वार्डन ने खुद के बचाव में कहा, नहीं नहीं सर जी, ऐसी बात नहीं है। मैंने संतोष को बहुत संभालने की कोशिश की थी शुरुआत में, जब उसकी माँ मरी थी, लेकिन उसका बर्ताव तब से बहुत अजीब हो गया था। जो भी उसके पास जाता वो उसे मारने दौड़ जाता। दिमागी संतुलन खो चुका था वो। प्रिंसिपल ने वार्डन की बात को काटते हुए कहा, तो फिर आपको उसे हॉस्टल से सस्पेंड करवा देना चाहिए था। 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, आप हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं। वार्डन ने फिर से खुद के बचाव में कहा, सर जी, मैंने एप्लीकेशन हेड ऑफिस में ऑलरेडी सबमिट करवा दी थी संतोष के लिए कोई एक्शन लेने की परमिशन के लिए, लेकिन वहां से अब तक कोई क्लियरेंस नहीं मिला है। ये एक तो हेड ऑफिस और उनका सिस्टम, प्रिंसिपल ने चिढ़ते हुए कहा। उधर तांत्रिक अब संतोष के रूम में प्रवेश ले चुका था। वो जैसे ही अंदर गया, तुरंत उसने देखा कि संतोष का शरीर पंखे से लटका हुआ था। संतोष ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। ये सब कुछ संतोष के मुंह से सुन के काया ने कहा, सच में बहुत दर्दनाक है तुम्हारी कहानी तो। आई एम सॉरी संतोष। ये कहते वक्त काया की आंखों में आंसू थे। काया से मिली सहानुभूति संतोष के लिए एक पेन रिलीवर जैसा काम कर रही थी। संतोष पुरानी बातें याद करके जैसे टूट सा गया था। अनुष्का, जो भी संतोष के पास ही में बैठी थी, उसने भी संतोष के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत दी। यही होती है इंसानियत। जो राघव, काया और अनुष्का आपसे कुछ समय पहले जिस तांत्रिक को जान से मार देना चाहते थे, वही 3 लोग इस वक्त उसी तांत्रिक को सहारा और हिम्मत दे रहे थे। और जो तांत्रिक आपसे कुछ समय पहले काया की बलि देना चाहता था, वही तांत्रिक इस वक्त काया की बातों में अपने दर्द का इलाज ढूंढ रहा था। एक सिर्फ इंसानियत ही ऐसा रिश्ता है जो ऐसी सिचुएशन में हर रिश्ते से बड़ा होता है। संतोष की कहानी में एक बार फिर तीनों डूब चुके थे। जहां रूम में आए तांत्रिक ने संतोष को पंखे से उतारा, देखा तो उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। पल्स चेक की तो वो भी नहीं थी। संतोष मर चुका था। तांत्रिक ने तुरंत ही दरवाजा बंद किया। संतोष का स्टडी टेबल दरवाजे से लगाया। तांत्रिक ने जमीन पर एक गोला बनाकर उसमें संतोष को लिटा दिया। अनुष्ठान का प्रबंध करके तांत्रिक ने घनघोर तांत्रिक विधि शुरू कर दी थी। पूरे कमरे में धुआं धुआं हो गया था। कहीं से भी वेंटिलेशन ना होने की वजह से धुआं कहीं बाहर नहीं जा पा रहा था। लेकिन तांत्रिक ने अपनी विधि जारी रखी। बाहर प्रिंसिपल ने पुलिस भी बुला ली थी, लेकिन तांत्रिक ने जो माहौल बना रखा था, उससे पुलिस की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई कार्रवाई कर सके। तकरीबन 8 घंटे बीत चुके थे। तांत्रिक की विधि अब और तीव्र हो गई थी। वो बार बार अपनी हथेलियों को काट काट कर अपने खून की बलि दे रहा था। 10 घंटे, 15 घंटे और अब 21 घंटे बीत चुके थे। बाहर से कोई कुछ नहीं कर पा रहा था और वहां रूम में तांत्रिक एक पल भी रुके बगैर अपना अनुष्ठान पूरा किए जा रहा था। अनुष्ठान पूरा होने के बाद भी संतोष के शरीर में जान नहीं आई थी। तांत्रिक भी हताश हो चुका था। बाहर पुलिस ने संतोष के रूम के आसपास क्राइम सीन पेरीमीटर बना दिया था। इससे ज्यादा पुलिस कुछ नहीं कर पाई थी। तांत्रिक हताशा के साथ उम्मीद भरी नजरों से संतोष को देख रहा था और मन में सोच रहा था, कहीं हमने अनुष्ठान में कोई कमी तो नहीं लगा दी। उसका इतना सोचना ही हुआ था कि संतोष खांसता हुआ अचानक से उठकर बैठ गया। तांत्रिक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
उसके शरीर में अब ताकत नहीं बची थी, लेकिन जीवित संतोष को देख वो एक नई ऊर्जा के साथ फिर एक बार मंत्रोच्चार करने लगा। संतोष का सर दर्द से फटा जा रहा था। गले पर खिंचाव होने की वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। संतोष ने जब अपने पास तांत्रिक को ऐसे मंत्रोच्चार करते हुए देखा तो उसे पहले तो डर लगा, लेकिन फिर वो समझने लगा कि क्या हो रहा था। संतोष की ये सब बातें सुनकर इधर राघव ने उससे एक लॉजिकल सवाल पूछा। संतोष, तुम तो मर चुके थे, तब भी तुम्हें इतना सब डिटेल में कैसे पता है कि मरने के बाद वहाँ क्या हुआ? संतोष ने राघव की इस बात का बड़ी आसानी से जवाब दिया, जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा वहीं उसके शरीर के पास वास करती है। उसकी आत्मा फिर उसके शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, किंतु वो उसके लिए संभव नहीं होता। किंतु अगर कोई मृतक जन्मानुष्ठान करे तो वह आत्मा अपने शरीर में फिर से प्रवेश कर सकती है। मृतक जन्मानुष्ठान एक तंत्र विधि है जिसमें एक सिद्ध तांत्रिक तंत्र विद्या से किसी भी मृत शरीर को फिर से जीवित कर सकता है। वे एक बड़ी कठिन विधि है जिसका मनोवांछित फल मिल पाना बहुत ही कम संभव हो पाता है, किंतु अगर एक बार संभव हो गया तो मृत शरीर फिर जीवित हो जाता है। ये सब सुनकर काया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। काया ने संतोष से पूछा, तो तुम मरकर जिंदा हुए हो संतोष? संतोष ने हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, जी, मेरा ये दूसरा जन्म है। कह लीजिए कि इसी जन्म में मिला पुनर्जन्म। संतोष ने फिर राघव की तरफ देखकर कहा, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। कोई भी वास्तु निशुल्क नहीं प्राप्त होती है। मुझे जीवित करने का मूल तांत्रिक कर्मणि को अपने जीवन से चुकाना पड़ा था। मृतक जन्मानुष्ठान से अगर कोई मनुष्य जीवित हो जाता है तो विधि करने वाले तांत्रिक को स्वयं की बलि देनी पड़ती है। तांत्रिक कर्मणि को भी अपनी बलि देनी पड़ी थी। संतोष अपनी कहानी इतनी गहराई से बता रहा था कि जब भी वो कुछ कहता तब हर बार राघव, काया और अनुष्का मानो जैसे उसी टाइम में चले जाते, और जो भी संतोष कहता वो उन तीनों को ऐसा लगता कि जैसे अपनी नजरों के सामने देख रहे हो, और एक बार फिर वो तीनों उसी टाइम में थे। नमस्कार संतोष, तांत्रिक कर्मणि ने संतोष से कहा। उत्तर में संतोष ने भी दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार किया। कुछ क्षणों के लिए वो दोनों ही कुछ नहीं बोले। संतोष अब उठकर कमरे के बाहर जाने लगा था। उसे देख तांत्रिक कर्मणि ने उसे रोका और कहा, तुम्हारा ऐसे बाहर जाना ठीक नहीं है, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कर्मणि और संतोष जैसे ही रूम से बाहर आए तुरंत ही पुलिस ने उन्हें घेर लिया। दो पुलिस कांस्टेबल कर्मणि और संतोष की तरफ पिस्तौल ताने खड़े थे, और वही इंस्पेक्टर शर्मा पूरा अलर्ट। इंस्पेक्टर शर्मा ने कर्मणि से कहा, कॉलेज कैंपस और हॉस्टल में बिना इजाजत के एंटर होने और यहाँ आकर तांत्रिक विधि करने के इल्जाम में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। कर्मणि इंस्पेक्टर की तरफ हंसता हुआ आगे बढ़ा। इंस्पेक्टर ने जब कर्मणि जैसे खतरनाक तांत्रिक को अपनी तरफ आते देखा तब वो थर थर कांपने लगा। कर्मणि ने इंस्पेक्टर की छाती पर लगी नाम प्लेट पर से उसका नाम पढ़ा और कहा, इंस्पेक्टर जतिन शर्मा, मैं एक सिद्ध तांत्रिक हूँ। मैंने अभी कुछ समय पूर्व ही संतोष को मृत्यु से जीवित किया है। मेरे लिए अगर किसी मृतक को जीवित करना संभव है तो अब समझ लो किसी जीवित के साथ मैं क्या कर सकता हूँ। अगर यहाँ खड़े सबको सुरक्षित रखना चाहते हो तो मेरे काम के आड़े ना आना। इतना कहकर कर्मणि ने इंस्पेक्टर की छाती को थपथपाया और संतोष को लेकर हॉस्टल से बाहर निकल पड़ा। कर्मणि और संतोष चलते चलते अब एक ढाबे पर आ चुके थे। तांत्रिक हो चाहे साधारण इंसान, खाना खाने की आवश्यकता सबको होती है। ये बात अलग है कि तांत्रिक सिर्फ शरीर की ऊर्जा के लिए खाते हैं और इसीलिए वो कुछ भी खाते हैं। भर पेट भोजन करने के बाद कर्मणि ने जब संतोष से चलने के लिए कहा तब संतोष ने बिल के बारे में पूछा। उत्तर में कर्मणि ने कहा, इस भोजनालय का मालिक हमारे समूह का एक सभ्य है और समूह के सभ्य जहाँ भी हैं वो दूसरे सभ्यों की सेवा में सदैव उपस्थित रहते हैं। 2 घंटों के लिए लगातार चलने के बाद कर्मणि संतोष को लेकर अब किसी एक गुफा के बाहर खड़ा था। आसपास घना जंगल था। दूसरे कहीं से बहते हुए पानी की कलकलाहट सुनाई दे रही थी। वहां का माहौल एक तरफ सुहाना लग रहा था तो दूसरी तरफ उतना ही डरावना। कर्मणि ने संतोष को गुफा में प्रवेश लेने के बाद क्या करना है उस बारे में समझाया। संतोष, इस गुफा में प्रवेश लेने के बाद
कुछ दूर जाकर एक विशालकाय झील दिखेगी। हमें उस झील को पार करना है, किंतु दुविधा ये है कि वहां जरा सा भी उजाला नहीं होगा। इस कारण से वहां बहुत ही ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ना होगा। झील कहीं कहीं गहरी भी है और झील में कुछ जहरीले जानवर भी रहते हैं। संतोष ने अपना सर हिलाकर ये दर्शाया कि उसे सब समझ आ गया था। करमड़ी और संतोष अब उस गुफा में प्रवेश कर चुके थे। गुफा के भीतर इतनी ज्यादा ठंडक थी कि मानो जैसे हिमालय आ गए हों। गुफा में चारों तरफ अंधेरा था। उजाला अगर दिख रहा था तो वो पीछे मुड़कर देखने पर बाहर का उजाला। करमड़ी के मार्गदर्शन पर संतोष आगे बढ़ता चला गया। अब वो दोनों झील के पानी में उतर चुके थे। पानी इतना ठंडा था कि शरीर के भीतर का खून जमा दे। झील को भी संतोष ने करमड़ी के मार्गदर्शन पर आसानी से पार कर लिया था।